कहानी की शुरुआत होती है रायलन नाम के एक आदमी से जो इस वक्त एक स्पेसशिप के अंदर था। एक स्लीप कैप्सूल के अंदर वो न जाने कितने वक्त से सो रहा था। धीरे धीरे वो मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा से बाहर आया। जैसे ही उसकी आंखें खुली, शिप की एआई मैरी ने उससे कुछ सवाल पूछने शुरू किए ताकि पता चले कि उसकी दिमागी हालत ठीक है या नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रायलन को इस वक्त कुछ भी याद नहीं था। एक बार में तो उसे अपना नाम तक याद नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसे एक आदमी मिला, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी को देखा वो चौंक गया क्योंकि वो आदमी मर चुका था। अब रायलन और ज्यादा घबरा गया। वो जहाज के कॉरिडोर में भटकता रहा और समझने की कोशिश करने लगा कि वो है कहाँ पर। फिर उसे एक बड़ी खिड़की मिली। जब उसने बाहर देखा तो पता चला कि वो तो स्पेस के अंदर है। ये देखकर वो बिल्कुल ही हिल गया। उसने आसपास की मशीन्स देखी और एक अजीब बात समझ आई। वो जानता है इन मशीन्स के बारे में। उसे पता है इन्हें चलाना कैसे है। तब उसे एहसास हुआ कि वो जरूर एक साइंटिस्ट होगा। अगले कमरे ने उसे और भी ज्यादा इमोशनल कर दिया। वहां बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर धरती के सुंदर नज़ारों की वीडियोस चल रही थी। उन वीडियोस ने उसे याद दिलाया कि वो कितनी दूर आ चुका है। उसने साफ कपड़े पहने। तब जहाज की एआई मैरी ने उससे कहा कि अपनी डेली डायरी रिकॉर्ड किया करो। इससे तुम्हारी दिमागी हालत काफी अच्छी रहेगी। लेकिन रायलन ने कहा कि मेरी कैप्टन से बात करवाओ। तब मैरी ने बताया कि उसके अलावा क्रू का कोई भी मेंबर जिंदा नहीं बचा। सिर्फ वही अकेला बच पाया है। ये सुनकर रायलन ने मैरी से कहा कि शिप को वापस ले चलो। मुझे भी जाना है जहां भी जा रही है ये। लेकिन मैरी ने कहा कि ये कमांड सिस्टम में नहीं है। फिर रायलन ने एक स्क्रीन पर सूरज को देखा। उसने सोचा कि वो अभी भी सोलर सिस्टम में है। इसीलिए उसने अर्थ पर मैसेज भेजने की बात की। मैरी ने बताया कि मैसेज पहुंचने में लगभग 12 साल लगेंगे। ये सुनकर वो परेशान हो गया। उसने स्टार मैप चेक किया और समझा कि वो स्टार जो उसे दिख रहा है वो सन नहीं है। तभी उसके सर में दर्द हुआ और कुछ पुरानी यादें वापस आने लगी। उसे याद आया कि वो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट था, लेकिन बाद में वो स्कूल टीचर बन गया था। उस वक्त दुनिया भर में एक खास खबर के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही थी। सूरज के आसपास एक अजीब सी लाइन आ गई थी। उसने अपने स्टूडेंट्स को समझाया कि इस लाइन को पेट्रोविच लाइन बोला गया है और ये सूरज से लेकर वीनस तक जा रही है और धीरे धीरे इससे सूरज बहुत कमजोर हो रहा है। उसने बच्चों को बताया कि अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो 30 साल के अंदर धरती ठंडी होने लगेगी। एक स्टूडेंट डर गया कि जिंदगी खत्म हो जाएगी क्या सर? पर रायलन ने कहा कि दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 30 साल से पहले तो कुछ ना कुछ ठीक हो ही जाएगा। वापस से शिप के अंदर रायलन ने अपनी दाढ़ी काटी। जब उसने सप्लाईज चेक की तो उसे वोडका मिली। वो अकेला था तो उसने थोड़ी बहुत पी ली और कुछ खाना भी खाया। फिर उसने क्रू का बचा हुआ सामान देखा और उसकी और यादें वापस आई। अकेलापन कम करने के लिए उसने कपड़ों से एक डॉल बनाई और उसके साथ डांस किया। उसने एक बोर्ड पर नोट्स लिखने शुरू किए ताकि वो समझ सके कि वो कौन है। तभी उसे एक और मेमोरी याद आई। एक दिन स्कूल के बाद एक साइंटिस्ट ईवा उससे मिली थी। उसने रायलन का रिसर्च पेपर पढ़ा था जिसमें उसने लिखा था कि जिंदगी के लिए पानी जरूरी नहीं होता। रायलन ने कहा कि मेरे पास क्यों आई हो तुम? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। अब मैं एक स्कूल टीचर हूँ। इस पर ईवा ने उसे याद दिलाया कि तुमने अपने सीनियर को गधे का बच्चा कहा था, इसीलिए निकाला था तुम्हें।
अब ईवा ने उसे बताया कि हमारे पास उस पेट्रोविच लाइन के कुछ सैंपल्स हैं और उन्हें देखकर लगता है कि रायलन की थ्योरी जिसे हमेशा नकारा गया था वो सही हो सकती है। ये सुनकर रायलन उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। लैब में उसने सैंपल्स को टेस्ट किया। वो सैंपल हिल रहे थे लेकिन उनके अंदर देख पाना कि वो किस चीज से बने हैं बहुत मुश्किल था। काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला कि ये जो भी है ये चीज जिंदा है। लेकिन टेस्ट करते वक्त एक सेल बर्बाद हो गया। फिर जब उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो पता चला कि वो पानी से ही बने थे। ये देखकर वो बहुत चिढ़ गया क्योंकि उसकी थ्योरी गलत साबित हुई। फिर उसने ध्यान दिया कि ये जो सेल हैं ये लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर अपनी जगह से हिलने के लिए इसी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। ईवा ने कहा कि तुम्हारी थ्योरी गलत है, तुम घर जा सकते हो। लेकिन अब तो रायलन की दिलचस्पी जाग गई थी। उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे बस ये 3 सेल दे दो टेस्टिंग के लिए। उसे थोड़ा परेशान करने के बाद ईवा आखिरकार मान गई। अब रायलन ये पता लगाना चाहता था कि ये सेल वीनस की तरफ क्यों जा रहे हैं। सूरज के सबसे पास वाला प्लैनेट तो मर्करी है, उसे क्यों इग्नोर किया। इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट प्लान बनाया। उसने एक डब्बे के अंदर बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट बनाया जैसा वीनस प्लैनेट पर है। एक्सपेरिमेंट शुरू होते ही ये सेल तुरंत ही डब्बे के अंदर चले गए। ऐसा होते ही रायलन डर गया। अगर ये डब्बा खुला तो ये सेल धरती पर खुले छूट जाएंगे। इसलिए रायलन ने गार्ड की मदद से लैब को सील कर दिया और सारी लाइट्स बंद कर दी क्योंकि ये सेल लाइट की तरफ खिंचे चले जाते हैं। अब जब बिना लाइट के उसने डब्बे को खोला तो उसे 3 चमकते हुए सेल दिखे। मतलब कि ये सेल बढ़ रहे हैं। ये प्रूफ था कि उन्हें सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए। उसने तुरंत ईवा को फोन किया और कहा कि मैंने बच्चा बनाया है मैंने। बाद में मिलिट्री उसे जेट से एक एयरक्राफ्ट कैरियर मिले गई। इतनी तेज उड़ने की हमारे भैया को आदत नहीं थी तो वो नींद की दवाई लेकर सो गया और कैरियर पर पहुंचते ही उसने कई बार उल्टियां मारी। इसके बाद ईवा ने उसे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट से मिलवाया। बाकी सबने भी उसके किए हुए एक्सपेरिमेंट को दोहराया और बिल्कुल सेम रिजल्ट मिला। उन सेल्स का नाम अब रखा गया एस्ट्रोफेज। लेकिन अभी भी सूरज के कमजोर होने का खतरा मंडरा रहा था। साइंटिस्ट्स ने फैसला किया कि उन्हें 2 मिलियन किलो एस्ट्रोफेज बनाना पड़ेगा। रायलन ने कंफ्यूज होकर कहा कि हम क्यों इनकी तादाद बढ़ा रहे हैं। तब ईवा ने उसे प्रोजेक्ट हेल मेरी का सीक्रेट बताया। दरअसल सिर्फ हमारा सूरज नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे तारे डिम हो रहे हैं। सिर्फ एक तारा सेफ है जिसका नाम है ताऊ सेटी जो धरती से 11.9 लाइट ईयर्स दूर है। प्लान ये था कि एक स्पेसक्राफ्ट ताऊ सेटी भेजा जाएगा ताकि पता तो चले कि उस तारे को कुछ क्यों नहीं हो रहा। इंसानों की बनाई हुई कोई भी स्पेसशिप कभी इतनी दूर नहीं गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना नहीं सकते। बात यह है कि उसे चलाएंगे कैसे। अब तक ऐसा फ्यूल ही नहीं था हमारे पास। लेकिन अब जो ये एस्ट्रोफेज नाम के सेल्स उन्हें मिले हैं ये बड़ी आसानी से वो फ्यूल बन सकते हैं जो उन्हें वहां तक ले जाएंगे। लेकिन रायलन ने बताया कि हमें बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ेगा इसका। ये इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि इसके 1 किलो का इस्तेमाल करने से बड़ा शहर उड़ जाएगा। ईवा ने उसे समझाया इसीलिए हम उसे समुद्र के बीच में इस जहाज पर बना रहे हैं। सबसे बड़ी और खतरनाक बात ये थी कि स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल सिर्फ एक तरफा ट्रिप के लिए ही काफी होगा। मतलब एस्ट्रोनॉट्स कभी वापस नहीं आएंगे। सिर्फ कुछ छोटे प्रोब्स की मदद से वो डेटा वापस भेजेंगे पृथ्वी की तरफ। और अब इसी मिशन का हिस्सा बन गया था रायलन। उसे याद आ गया था कि इस मिशन से वापस जाना तो मुमकिन ही नहीं है।
ये मिशन इतना खतरनाक इसीलिए था क्योंकि आज तक कभी किसी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। सिर्फ 3 लोग ही इस मिशन पर आने वाले थे, एक पायलट, एक इंजीनियर और एक साइंटिस्ट। इस मिशन के सक्सेसफुल होने की परसेंटेज बहुत कम थी। इसी वजह से मिशन का नाम हेल मेरी रखा गया, मतलब एक आखिरी हिम्मत भरी कोशिश। अब रायलैंड की ज्यादातर याददाश्त वापस आ गई थी। अब वह दोबारा से अपने साथियों के पास गया। उन्हें देखकर उसका दिल भरा है। उसने उनकी लाशें साफ की, उनकी तस्वीरें उनके कपड़ों की जेब में रखी और उन्हें याद करते हुए भावुक होकर कुछ बातें कही। रोते हुए उसने वादा किया कि वह मिशन को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। फिर उसने अपने दोनों साथियों की लाशें बाहर स्पेस में भेज दी। कुछ समय बाद मैरी ने बताया कि उनका शिप टावर सिटी के पास पहुंच रहा है, इसीलिए इंजन्स को बंद कर दिया गया। जैसे ही शिप उस तारे के ऑर्बिट में घुसा तो जहाज की ग्रेविटी बंद हो गई और रायलैंड हवा में तैरने लगा। मुश्किल से खुद को संभालते हुए उसने बाहर देखा। यहाँ पर भी वह पेट्रोविच लाइन मौजूद है, लेकिन तारा एकदम ठीक है। तभी उसने अपने पास में एक और स्पेसशिप देखा, जिसे देखकर वह बिल्कुल हैरान रह गया। जैसे ही वह शिप ज्यादा पास आ गया तो रायलैंड तुरंत पायलट की सीट पर गया और अपने शिप को थोड़ा दूर ले गया। लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरा शिप दोबारा से पास आ गया। रायलैंड जितना दूर जाता वह उतना ही नजदीक आ जाता। आखिर में उस अजनबी शिप ने एक छोटी सी चीज उसकी तरफ फेंकी। रायलैंड डर गया कि कहीं यह कोई बम तो नहीं है, इसीलिए उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह चीज उसकी शिप से टकराकर कहीं और ही चली गई। थोड़ी देर बाद एक और वैसी ही चीज भेजी, लेकिन इस बार रफ्तार बहुत कम थी, तो रायलैंड ने यह सोचकर कि पिछले वाला बम तो नहीं था, तो इसे बाहर जाकर पकड़ के देखता हूँ यह है क्या। उसने अपना सेफ्टी सूट पहना और जल्दी से इंस्ट्रक्शंस पढ़कर बाहर निकला। वह आज तक स्पेस में बाहर नहीं गया था। बड़ी मुश्किल से उसने ठीक समय पर जंप लगाकर उस चीज को पकड़ लिया। वापस अंदर आकर उसने उसे खोलने की कोशिश की, पर वह खुली नहीं। थोड़ी जांच करने के बाद पता चला कि वह जेनॉन नाम की एक गैस से बनी है, जो कि उसकी समझ से बाहर थी, क्योंकि हमारे प्लैनेट पर जेनॉन सिर्फ एक गैस है। इन एलियंस के पास यह सॉलिड स्टेट में कैसे है? खैर, तब उसे याद आया कि शिप के अंदर ग्रेविटी बनाने वाला सिस्टम भी तो है। उसने आर्टिफिशियल ग्रेविटी को चालू किया और शिप घूमने लगी। कुछ ही पलों में ग्रेविटी वापस आ गई। फिर उसने उस चीज को दोबारा से जांचा। स्कैन करके दोबारा से जेनॉन ही आ रहा था। इस बार उसने ढक्कन को घुमाया और वह खुल गई। तब मैरी ने चेतावनी दी कि कमरे में कोई फॉरेन बॉडी मौजूद है। रायलैंड ने तुरंत उस चीज को एकदम सुरक्षित एक बॉक्स के अंदर रखा। अंदर एक अजीब सी गोल चीज है जिसमें लाइंस बनी हुई थी। उसने दोबारा ढक्कन खोला तो एक और छोटी गोल चीज मिली जिसमें रॉड्स लगी हुई थी। अचानक वो उसके हाथ से छूटकर सीधा खड़ी हो गई। अजनबी जीव बता रहा है कि वह कहाँ से आया है। ये लोग तो धरती से भी ज्यादा दूर से यहाँ पर आए हैं। रायलैंड ने रॉड्स को अरेंज करके धरती की लोकेशन दिखाई और इस चीज को वापस उस अजनबी शिप की तरफ भेज दिया। कुछ देर बाद वहां से एक सुरंग जैसी चीज बनने लगी। रायलैंड समझ गया कि ये दोनों शिप्स को जोड़ने की कोशिश हो रही है। उस सुरंग ने दोनों शिप्स को जोड़ दिया। रायलैंड सूट पहनकर ध्यान से सुरंग पार करके दूसरी शिप की खिड़की तक पहुंचा। अचानक उसकी खिड़की के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखा। वो इतना घबरा गया कि सुरंग में पीछे गिर गया। बड़ी मुश्किल से दीवार पकड़कर उसने खुद को संभाला। फिर दोबारा खिड़की के पास गया। इस बार उसने एक अजनबी का हाथ हिलता हुआ देखा।
उस प्राणी ने कुछ छोटे खिलौने दिखाए, एक छोटा रायलन और एक छोटा शिप का मॉडल। उन खिलौनों को हिलाकर उसने इशारा किया कि तुम वापस अपने जहाज में चले जाओ। जैसे ही रायलैंड वापस गया, अजनबी ने सुरंग हटा दी और अपने जहाज को भी रायलैंड की शिप की तरफ घुमाया ताकि वहां भी ग्रेविटी आ सके। फिर सुरंग दोबारा से जुड़ गई। इस बार जब रायलैंड अंदर गया तो सुरंग में भी ग्रेविटी थी। उसने नूडल्स से बना हुआ अपनी शिप का मॉडल दिखाया। अब वो अजनबी जीव पास आया। रायलैंड ने देखा कि वो चलते फिरते पत्थर जैसा लग रहा था। जब रायलैंड ने हेलो बोला तो उस प्राणी ने एक डरावनी सी आवाज निकाली। रायलैंड डर गया और उसने अपने हाथ में रेंच उठा लिया। इससे वो दूसरा जीव भी डर गया, जिसके लिए रायलैंड ने तुरंत उससे माफी मांगी। जैसे जैसे रायलैंड हाथ हिला रहा था, वो जीव भी उसी तरह हिल रहा था। दोनों ऐसे ही कुछ देर तक अजीबोगरीब पोज करते रहे। धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बढ़ने लगा। फिर उस प्राणी ने खिड़की पर थपथपाया और पीछे देखने का इशारा किया। वहां पर एक और मैसेज है। रायलैंड ने जब वो मैसेज खोला तो एक अजीब सा कॉलर मिला। वो जीव इशारे में बोल रहा था कि हेलमेट को उतारो, लेकिन रायलैंड ने मना कर दिया। तब उसने कॉलर को ध्यान से देखा तो रायलैंड समझ गया कि ये बोलना चाहता है, ऑक्सीजन बनाई है मैंने, यहाँ पर सांस ले सकता है तू। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हिम्मत करके हेलमेट उतार दिया और वो खुश हो गया क्योंकि वो आराम से सांस ले पा रहा था। बाद में उसने पहले वाले मैसेज को दोबारा देखा और समझा कि उसने पेट्रोविच लाइन दिखाई थी। मतलब वो एलियन भी यहाँ पर इसी प्रॉब्लम का आंसर ढूंढने आया है। रायलैंड सुरंग में वापस गया और इशारा किया कि दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें आपस में बात करना सीखना होगा। उसने सोचा कि मैथ्स तो यूनिवर्सल है, वो हर जगह एक जैसा होता है। इसीलिए उसने नापने वाली टेप दिखाई, लेकिन वो जीव तो उसके साथ खिलौने की तरह खेलने लगा। फिर उसने घड़ी दिखाई, लेकिन तब भी कुछ समझ नहीं आया। तब रायलैंड ने देखा कि उस अजनबी जहाज में अंधेरा है और इस जीव का कोई चेहरा नहीं है। उसने अंदाजा लगाया कि ये जीव अंधा हो सकता है ये आवाज के गूंजने से रास्ता समझता हो। रायलैंड ने उस जीव का नाम रॉकी रखा। फिर वो अपने शिप में गया और घड़ी को बदला ताकि उसके नंबर ऊपर उभर आएं। जब उसने उस जीव को दिखाया जिसका नाम अब उसने रॉकी सोचा था, तो रॉकी ने नंबर्स महसूस किए और खुशी से छोटा सा डांस करने लगा। रायलैंड ने उसे थम्स अप सिखाने की कोशिश की, लेकिन रॉकी के हाथ की बनावट अलग थी, इसीलिए वो हमेशा थम्स डाउन करता था। थोड़ी देर बाद रॉकी एक और चीज लेकर आया जिसमें घूमने वाला निशान है। रायलैंड समझ गया कि ये उनकी घड़ी है। फिर रायलैंड अपना लैपटॉप और माइक लेकर सुरंग में आया। उसने हर नंबर की तरफ इशारा किया और रॉकी की आवाज रिकॉर्ड की। धीरे धीरे उसने रॉकी की भाषा समझने के लिए एआई का इस्तेमाल करके एक ट्रांसलेटर बनाना शुरू किया। इस तरह दोनों एक दूसरे की बात को समझने लगे थे और उनकी दोस्ती और मिशन दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे। रायलैंड ने अपने सारे टेस्टिंग के रिकॉर्ड बनाने शुरू किए ताकि जो कुछ भी वो सीख रहा है उसे बाद में अर्थ तक भेज सके। एलियन अपनी सारी चीजें एक अजीब से मटेरियल से बना रहा था। उस मटेरियल का कोई नाम नहीं था, इसलिए रायलैंड ने उसका नाम जेनोनाइट रख दिया। एक दिन रायलैंड ने रॉकी को एस्ट्रोफिश दिखाया। रॉकी ने तुरंत उसे पहचान लिया और कहा कि ये बहुत खतरनाक चीज है। इससे ये कंफर्म हो गया कि रॉकी भी उसी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर आया था। रॉकी ने खुशी से कहा कि अब उसे अकेला महसूस नहीं हो रहा। वैसे तो वो भी कई सारे लोगों के साथ आया था, लेकिन सब लोग मर गए।
बिल्कुल वैसे ही जैसा रायलैंड के क्रू के साथ हुआ था। दोनों ने फैसला किया कि वो मिलकर स्टार्स को बचाएंगे। अब मॉडल्स और ट्रांसलेटर की मदद से रायलैंड ने अपनी अब तक की सारी रिसर्च रॉकी को समझाई। जब रायलैंड सोने के लिए टनल से बाहर जाने लगा तो रॉकी बेचारा घबरा गया कि वो कहीं मर ना जाए। तब रायलैंड ने उसे सोने का मतलब समझाया। रॉकी ने बताया कि उसकी दुनिया में सब लोग साथ में सोते हैं ताकि सेफ रहें। रॉकी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं। लेकिन रायलैंड ने कहा, ओए, ऐसे नहीं बोलते। उसने बेड जैसी जगह बनाई और दोनों खिड़की के पास साथ में सो गए। एक फ्लैशबैक में ईवा ने रायलैंड को 3 एस्ट्रोनॉट से मिलवाया जो इस मिशन के लिए चुने गए थे। अभी इस टीम में रायलैंड नहीं था। उन्होंने रायलैंड से कहा कि शिप में ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे मिशन पूरा होने के बाद सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑन हो जाए, क्योंकि वो भूख प्यास से धीरे धीरे नहीं मरना चाहते। रायलैंड ने उन्हें इंजन का डेमो दिखाया। एस्ट्रोफेज इंजन इतना पावरफुल था कि कुछ ही सेकंडों में उसने 1 टन मेटल को पिघला दिया। आज के दिन रायलैंड अपनी यादों को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने एक आवाज सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि रॉकी एक छोटा प्रेशराइज्ड बबल सूट पहनकर उसके शिप में आ गया था। रॉकी इंसानों की बनाई टेक्नोलॉजी देखकर इम्प्रेस हुआ, लेकिन उसने रायलैंड से कहा कि गंद बहुत फैलाता है, तू गंदा इंसान। रायलैंड ने कहा कि दोनों को अलग अलग अपने अपने शिप्स में काम करना चाहिए। उसने कहा कि मैं यहीं पर एक कमरा बना लेता हूँ, दोनों साथ में काम करेंगे यार, जल्दी हो जाएगा। रॉकी रायलैंड की बात मानता नहीं था। फिर ये भी बात है कि कुत्ता थोड़ी है, एलियन है वो भी हमसे एडवांस। रॉकी के खाना खाने का तरीका भी उसे बहुत अजीब लगा। रॉकी दीवार के आर पार देख सकता था और उसकी सुनने की ताकत बहुत तेज थी। इसीलिए रायलैंड को बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं मिल रही थी। खैर, शिप्स की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हुए रायलैंड को पता चला कि रॉकी की प्रजाति रेडिएशन के बारे में कुछ नहीं जानती। रायलैंड ने उसे समझाया कि रेडिएशन की वजह से ही तुम्हारे क्रू की मौत हुई है। रॉकी बच गया क्योंकि उसकी वर्कशॉप एस्ट्रोफेज के पास थी और एस्ट्रोफेज रेडिएशन से बचाता है। तो उन्होंने फैसला किया कि उन्हें इस सूरज के आसपास वाले एस्ट्रोफेज के सैंपल चाहिए कि कहीं ये अलग तो नहीं। रायलैंड ने शिप्स अलग किए और अपने जहाज को नजदीक के प्लैनेट की तरफ ले गया। सफर 11 दिन तक चला। इस दौरान रायलैंड ने रॉकी को अर्थ की रिकॉर्डिंग्स दिखाई। रॉकी ने बताया कि मुझे अपना साथी याद आ रहा है, मतलब एक तरह से उसकी बीवी जिसके साथ वो 186 साल तक रहा। यह बात रायलैंड को बड़ी अजीब लगी। पता चला कि रॉकी की प्रजाति 300 से ज्यादा साल तक जीती है। तभी अचानक रायलैंड को एक और फ्लैशबैक दिखा। वो शिप के बार में टीम के साथ था। पार्टी में उसका कुछ खास मन नहीं लग रहा था तो वो बाहर निकल गया। बाहर उसे ईवा मिली। रायलैंड ने कहा कि सब लोग इतने खुश कैसे हो सकते हैं। सबको पता है कि ये 3 एस्ट्रोनॉट्स मरने वाले हैं, वापस नहीं आएंगे। ईवा ने समझाया कि इसे ही भाईचारा कहते हैं। ये उनकी मुश्किल काम करने में मदद करती है। फिर दोनों वापस बार में गए और ईवा ने ही गाना गाना शुरू कर दिया। अब वर्तमान समय में शिप प्लैनेट तक पहुंच गई थी। प्लैनेट के रंग देखकर रायलैंड हैरान रह गया। उसने स्पेसवॉक किया और एक मशीन से लाइट एक्टिवेट की। उस लाइट की तरफ हजारों एस्ट्रोफेज आ गए और एक खूबसूरत चमक बन गई। तो उन्होंने मिलकर उस प्लैनेट का नाम एड्रियन रखा। सैंपल्स लेकर टेस्ट किए गए तो उन्हें पता चला कि जितने एस्ट्रोफेज प्लैनेट पर आ रहे हैं उतने वापस नहीं जा रहे। यह बड़ी अजीब बात थी क्योंकि वो तो वहां पर रिप्रोड्यूस करने आते थे।
एक और टेस्ट से पता चला कि एस्ट्रोफेज के साथ साथ एक खास तरह का बैक्टीरिया भी मौजूद है वहां पे। इसका मतलब है कि एड्रियन प्लैनेट पर जिंदगी है। यह सुनते ही रॉकी ने कहा कि जरूर इस प्लैनेट पर कोई ऐसा जीव है जो एस्ट्रोफेज को मार रहा है, बिल्कुल किसी शिकारी की तरह। इसी वजह से एस्ट्रोफेज कंट्रोल में है और इतना ताकतवर नहीं बन पा रहा कि सूरज को कोई डैमेज कर पाए। अगर एस्ट्रोफेज खाने वाले इस बैक्टीरिया को हम अपने प्लैनेट पर ले जाएं, तो हम अपने सूरजों को भी बचा सकते हैं। अब दोनों ने सोचा कि ये बैक्टीरिया जरूर बादलों में होंगे जहां पर एस्ट्रोफेज रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन उनका यह जहाज एटमॉस्फेयर के अंदर जाने के लिए डिजाइन नहीं था। रॉकी ने कहा कि हम एक लंबी चेन बना देते हैं, जिसे लटका कर हम सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। इस पर रायलन ने कहा कि ये बिल्कुल मछली पकड़ने जैसा है। लेकिन दिक्कत यह थी कि रायलन जहाज का साइंटिस्ट था, पायलट नहीं। उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था जहाज उड़ाने का। इसीलिए उसने पूरी प्रैक्टिस की ताकि शिप ज्यादा एटमॉस्फेयर में ना चला जाए, क्योंकि फिर वो प्लैनेट के अंदर खिंचे चले जाएंगे। प्रैक्टिस के दौरान रॉकी अर्थ के लिए वीडियोस बनाता रहता। उसे लग रहा था कि पृथ्वी पर लोग उसे लिव देख रहे हैं। रायलन ने बताया कि भाई ये लिव नहीं है, लास्ट में एक प्रोब भेजेंगे, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी, वो जाएगा पृथ्वी तक। ये सुनकर रॉकी ने कहा कि तू खुद जा तो रहा है, ले जाइयो ना। इस पर रायलन ने भारी मन से कहा कि भाई मैं नहीं जा सकता वापस, यहीं मर जाऊंगा। इतना फ्यूल ही नहीं है मेरे पास वापस जाने का। ये सुनकर रॉकी बहुत मायूस हो गया। उसने अकेले में जाकर कुछ कैलकुलेशंस की और बाद में वो रायलन के सामने आया और धीरे से कहा कि नहीं मरेगा तू, मैं तुझे फ्यूल दूंगा। मेरे पास इतना फ्यूल है, मैं थोड़ा धीरे चला जाऊंगा। 4 साल ज्यादा लगेंगे मुझे, लेकिन तू वापस जाएगा। अपने इस अनजान दोस्त की बात सुनकर रायलन बहुत इमोशनल हो गया। उसने रॉकी के बबल सूट को हग किया। जल्द ही सैंपल कलेक्ट करने का दिन आ गया। रायलन ने जहाज को एटमॉस्फेयर के काफी करीब पहुंचाया और चेन के साथ प्रोब नीचे भेजा। जब सैंपल तैयार हो गए तो रायलन बाहर निकला उसे वापस लाने के लिए। इस सब में बहुत देर लग रही थी और एटमॉस्फेयर की गर्मी से जहाज को बहुत नुकसान भी पहुंच रहा था। अचानक एक मेटल का टुकड़ा टूटकर रायलन से टकरा गया और वो बेहोश हो गया। ये देखकर रॉकी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो बार बार रायलन का नाम पुकारता रहा। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो देखा कि प्रोब अभी भी चेन से लटक रहा है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था तो रॉकी ने कहा कि वापस अंदर आ भाई, बाद में नया सैंपल ले लेंगे। लेकिन रायलन ने कहा कि दोबारा नहीं हो पाएगा। वो प्रोब लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एक और मेटल का टुकड़ा उससे टकरा गया और वो टेदर में उलझ गया। उसने चाकू से रस्सी को काट दिया और सिर्फ हाथ से जहाज को पकड़कर मुश्किल से वापस अंदर आया। जहाज प्लैनेट एड्रियन से तो दूर निकल गया, लेकिन उनका एक हिस्सा अभी भी टूट रहा था और धमाके का खतरा बना हुआ था। रायलन ने इंजन पूरी पावर पर चला दिए ताकि जहाज जल्दी से दूर चला जाए। सुरक्षित दूरी पर पहुंचने के बाद इंजन बंद किए गए। फिर भी जहाज कंट्रोल से बाहर घूमने लगा। रायलन ने चेक किया तो पता चला कि फ्यूल टैंक में छेद हो गया है और 2 कंटेनर्स से फ्यूल लीक हो रहा था। सिचुएशन खतरनाक थी, इसीलिए उन्हें उन फ्यूल कंटेनर्स को अलग करना पड़ा ताकि शिप बच सके और मिशन जारी रह सके। अब जहाज बहुत जोर से हिल रहा था। इतनी स्पीड में बटन दबाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन रायलन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने कोशिश करके दोनों फ्यूल कंटेनर्स अलग कर दिए। जैसे ही वो अलग हुए शिप फिर से सीधा चलने लगा, लेकिन अचानक आए झटके की वजह से रायलन और रॉकी दोनों बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद रायलन को होश आया।
उसने घूमती हुई ग्रेविटी बनाने वाली मशीन चालू करने वाला बटन दबाने की कोशिश की ताकि शिप को अंदर से चलाना आसान हो जाए, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो गई थी। वो फिर से बेहोश हो गया। रॉकी भी होश में आया। उसने रायलन से बात करने की कोशिश की, लेकिन ट्रांसलेटर काम नहीं कर रहा था। रॉकी बहुत घबरा गया। मजबूरी में वो अपने सेफ्टी बबल से बाहर निकला। बाहर का माहौल उसके शरीर को दर्द दे रहा था। फिर भी उसने खुद जाकर बटन दबाए। फिर रॉकी ने बहुत मुश्किल से रायलन को फर्स्ट एड रूम तक पहुंचाया, जहां मौजूद मशीनी रोबोट रायलन का इलाज करने लगे। इतना सब करने के बाद रॉकी बेचारा खुद बेहोश हो गया। काफी समय बाद रायलन को होश आया। उसने फ्लोर पर कुछ निशान देखे जो रॉकी के खून जैसे लग रहे थे। उन निशानों को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसे सुकून मिला क्योंकि रॉकी अपने सेफ्टी बबल में वापस आ गया और आराम कर रहा था। लेकिन ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि वो सच में आराम कर रहा है या मर चुका है। अब रायलन पहले की तरह उसके पास जाकर सो गया। बाद में रायलन ने जब कंप्यूटर चलाया तो रॉकी का एक मैसेज मिला। उसने लिखा था कि उन्हें अपने अपने घरों को बचाना है। इसीलिए रायलन तुरंत काम पर लग गया। उसने टेस्ट किए और पक्का कर लिया कि उसे वो बैक्टीरिया मिल गया है जो एस्ट्रोफेज को खाता है। उसने इस बैक्टीरिया का नाम ताउमीबा रखा। फिर उसने उसे जेनोनाइट के डिब्बों में बड़ा किया और कुछ बदलाव किए ताकि वो वीनस के एटमॉस्फेयर में भी जी सके। दिन बीतने लगे लेकिन रॉकी अभी तक नहीं जागा। उसने रॉकी का हौसला बढ़ाते हुए उसके बबल पर छोटी छोटी ड्राइंग्स भी चिपका दी। कुछ देर बाद रायलन थोड़ी देर के लिए सोया। अचानक एक आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि रॉकी ठीक हो गया था। खुशी के मारे उसने तुरंत रॉकी को गले लगा लिया। अब दोनों ने मिलकर चेक किया कि वो बैक्टीरिया कितना हो गया है। अब वो बैक्टीरिया काफी मात्रा में तैयार हो चुका था। इसका मतलब है कि वो घर वापस जा सकते हैं। दोनों ने खुशी मनाई और आसमान में रंग-बिरंगे पटाखे फूटते हुए देखे। रॉकी ने अपने हाथों और पैरों पर जेनोनाइट लगाकर एक खास तरह के कपड़े पहने और बताया कि खास मौकों पर हम यही पहनते हैं। रायलन ने कागज की टोपियां बनाई। साथ ही उसने रॉकी को इंसानों के ज्ञान से भरा हुआ एक लैपटॉप दिया और साथ में यादगार के तौर पर एक स्पॉन्गी बॉल भी। रॉकी को बुरा लगा कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब रायलन ने कहा कि गिफ्ट के तौर पर तुम मुझे अपनी शिप दिखा सकते हो। जब दोनों शिप दोबारा जुड़ गए तो रायलन ने जेनोनाइट से बना हुआ सूट पहना। रॉकी ने उसे अपनी शिप का टूर करवाया। उनका जबरदस्त टेक देखकर रायलन हैरान हो गया। इस दौरान उसकी पुरानी याद फिर से वापस आई। उनका मिशन लॉन्च होने से बस 3 दिन पहले रायलन और ईवा बात कर रहे थे। तभी अचानक से लैब में धमाका हो गया और बिल्डिंग में आग लग गई। पता चला कि लैब में वो धमाका एस्ट्रोफेज को संभालते वक्त हुई गलती की वजह से हुआ था। इस हादसे में वो साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट मारा गया जो इस मिशन पर जाने वाला था। नया साइंटिस्ट तैयार करने का समय नहीं था। इसीलिए ईवा ने रायलन से मिशन पर जाने को कहा, लेकिन रायलन ने मना कर दिया। दोनों के बीच में बहस हुई। ईवा ने याद दिलाया कि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। परफेक्ट कैंडिडेट हो तुम। ना परिवार, ना गहरे दोस्त। तुम्हारा तो कोई पालतू कुत्ता तक नहीं है। उसने रायलन से कहा कि 3 घंटे ले लो और सोचो इस बारे में। 3 घंटे पूरे होने के बाद रायलन ने ईवा से कहा कि वो अभी भी मिशन पर नहीं जाना चाहता। ईवा ने उसे समझाया कि सबकी भलाई के लिए जरूरी है। अब रायलन भागने की कोशिश करने लगा लेकिन सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया और बेहोश करने वाली दवा दी, जिसके बाद उसे जबरदस्ती जहाज पर भेजा गया।
वर्तमान समय में रॉकी ने रायलन की शिप का डैमेज ठीक करने में मदद की। अब सच में घर लौटने का समय आ गया था। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हुए बहुत इमोशनल हो गए। जाने से पहले रायलन ने एकदम हीरो वाले अंदाज में रॉकी से कहा, ठीक है भाई, फिर मिलेंगे। लेकिन रॉकी ने कहा कि यह तो अजीब बात हो गई क्योंकि हम दोबारा कभी नहीं मिलने वाले। फिर दोनों अपनी अलग अलग दिशाओं में निकल गए और रायलन को दोबारा अकेले रहना सीखना पड़ा। थोड़ी देर बाद शिप के एआई सिस्टम मैरी ने बताया कि जहाज के अंदर कंटैमिनेशन हुआ है। कोई दूसरी दुनिया का जीव घुसा है यहाँ पर। रायलन ने इंजन बंद कर दिए और जाकर चेक किया। उसने देखा कि उस बैक्टीरिया ताउमीबा ने जेनोनाइट का डब्बा तोड़ दिया था। उसने तुरंत पूरे बैक्टीरिया को एक बंद डब्बे में डाल दिया। पर तभी उसे याद आया कि रॉकी का क्या हाल होगा। उसका तो पूरा जहाज ही जेनोनाइट से बना हुआ है। अगर ताउमीबा वहां पहुंच गया तो वह फ्यूल खा जाएगा। रॉकी स्पेस में ही फंसा रह जाएगा। अब रायलन ने जल्दी से हिसाब लगाया। वह रॉकी को बचाकर पृथ्वी पर तो नहीं पहुंच सकता। इन दोनों कामों को करने का उसके पास फ्यूल नहीं है। लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त को मरने देना उसे मंजूर नहीं था। इसीलिए उसने अपनी सारी रिसर्च और ताउमीबा का बहुत सारा स्पेसिमेन एक प्रोब में डालकर पृथ्वी की तरफ भेज दिया, बिल्कुल पहले के प्लान की तरह। इसके बाद उसने शिप का रास्ता बदल दिया और हिसाब लगाया कि रॉकी कहाँ पर होगा। कुछ दिन बाद उसे रॉकी की शिप मिल ही गई। रायलन बाहर निकला और स्पेस वॉक करके उसके पास गया। उसने जोर जोर से खिड़की पर हाथ मारा। रॉकी आया और उसे अंदर ले गया। कई सालों बाद वह प्रोब आखिरकार पृथ्वी पर पहुंच गया। ईवा ने रिकॉर्डिंग्स में रॉकी को देखा। वहीं दूसरी ओर हम रॉकी के प्लैनेट को देखते हैं, जो पहले ही बच चुका था रायलन की वजह से। एलियंस ने रायलन का धन्यवाद करते हुए उसके लिए पृथ्वी जैसी ही जगह बना दी थी। साथ ही उसने एलियंस की भाषा भी सीख ली थी और अब बिना ट्रांसलेटर के वह रॉकी से सीधी बात करता था। एक दिन रॉकी ने बताया कि साइंटिस्ट ने एक नया स्पेसशिप बना दिया है, जिससे रायलन चाहे तो पृथ्वी वापस जा सकता है। लेकिन रायलन ने कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इस पर रॉकी खुश होकर बोला कि भाई जितना चाहिए उतना टाइम ले। दरअसल रायलन वहीं रहकर अब एलियन बच्चों का टीचर बन चुका था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।